फ्रांस की क्रांति। प्रथम सदन है और द्वितीय सदन है, ये दोनों को कोई टैक्स नहीं देना है। कोई जनता के लोग थे, वो लोग जो है एकदम भड़क गए। राष्ट्रवाद की भावना था ना, वो एकदम विकराल रूप ले बोल सकते हैं, एकदम लोड शासक था, इसको जनता से कोई मतलब नहीं था। हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड क्रांति क्लासेज में। आज से जो है हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सोशल साइंस में भी जो है ना हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिस्ट्री यानी इतिहास। ठीक है, हम लोग जो है सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम लोग जो है ना सबसे पहले पढ़ेंगे इतिहास। ठीक है, यानी क्लास 10th का हम लोग जो है हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके बाद फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, 2 चैप्टर हिस्ट्री का, तो 2 चैप्टर ज्योग्राफी का, 2 चैप्टर इकोनॉमिक्स का, 2 चैप्टर जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का। इस तरह से करके जो है हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस पढ़ने वाले हैं और पूरा जो है ना टॉपिक बाई टॉपिक जो है हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री का, ठीक है, तो हिस्ट्री आखिर कहते किसको है। ठीक है, तो देखिए, अतीत में गुजरे हुए महत्वपूर्ण समय को ना हिस्ट्री कहा जाता है, यानी ऐसा समय जो गुजर चुका है और उसका कुछ इम्पोर्टेंट हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हिस्ट्री कहेंगे। ठीक है, अमूमन कल के समय को भी हिस्ट्री कहा जा सकता है, लेकिन अगर पढ़ने के उद्देश्य से देखिएगा तो जो है ना नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका इम्पोर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई जो है ना जनक होता है। तो हम लोग अगर बात करें हिस्ट्री के जनक का, ठीक है, अगर हम लोग बात करें इतिहास के जनक किनको कहा जाता है, तो इतिहास का जो जनक है ना वो किनको कहा जाता है, वो कहा जाता है हेरोडोटस को, हेरोडोटस को। ठीक है, यानी हाँ से हिस्ट्री और हाँ से हेरोडोटस, यानी इतिहास के जनक किन्हें कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं ना कि क्लास 10th में जो है ना कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, कौन कौन से जो है ना चैप्टर पढ़ने हैं, तो हम लोग को जो क्लास 10th में पहला चैप्टर है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, ये जो है हम लोग का पहला चैप्टर है और यही चैप्टर जो है, इसी चैप्टर से हम लोग जो है क्लास 10th का सोशल साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर दूसरा चैप्टर की बात की जाए तो दूसरा हम लोग का जो चैप्टर है वो है समाजवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, एवं साम्यवाद। ठीक है, साम्यवाद। ठीक है, तीसरा जो हम लोग का जो चैप्टर है उसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। ठीक है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। तीसरा जो हम लोग का चैप्टर है वो है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। अगर बात की जाए चौथा चैप्टर का तो वो है हम लोग का फेवरेट, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें पाँचवें चैप्टर का, ठीक है, तो हम लोग का जो पाँचवा चैप्टर है उसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका, व्यवस्था एवं आजीविका। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। ठीक है, आजीविका। हम लोग का जो छठा चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। ठीक है, शहरी जीवन। ठीक है, अगर बात की जाए हम लोग का सातवां चैप्टर का, ठीक है, तो हम लोग का जो सातवां चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है व्यापार एवं भूमंडलीकरण, व्यापार एवं भूमंडलीकरण। ठीक है, अगर बात किया जाए हम लोग का जो लास्ट आठवां चैप्टर का, ठीक है, क्योंकि हम लोग को जो इसमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 8 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो अगर बात किया जाए हम लोग को आठवां चैप्टर का, तो आठवां चैप्टर जो है हम लोग का है प्रेस एवं संस्कृति, प्रेस एवं संस्कृति, प्रेस एवं संस्कृति। ठीक है, प्रेस एवं संस्कृति। ठीक है, तो यही जो है हम लोग को 8 चैप्टर पढ़ना है। यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद और अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। ठीक है, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, व्यापार एवं भूमंडलीकरण और प्रेस एवं संस्कृति। यही जो है हम लोग को हिस्ट्री में 8 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें जो है ना हम लोग पहला चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। जिसका नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं चैप्टर पे। तो चैप्टर के नाम से ही पता चलता है ना कि इसमें जो है ना क्या पढ़ना है, यानी चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप का मतलब क्या होता है कि 44 देश जो है, यूरोप जो है क्या है, एक महादेश है जिसके अंतर्गत कितने देश आते हैं, 44 से 50 देश आते हैं। ठीक है, 44 से 50 देश आते हैं। ठीक है, और राष्ट्रवाद का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, तो यानी इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है,
तो यूरोप के लोगों में किस तरह से अपने देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हुआ, यही तो इस चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को। तो देखिए इन्हीं 44 देशों में से ना कोई ऐसे कुछ देशों में जो है ना क्या क्या कांड हुए, क्या क्या जो है एकीकरण के लिए किया गया, इस सब के बारे में जो है ना इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। जैसे कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण देश हैं, जैसे कि इटली के बारे में, ठीक है, जर्मनी के बारे में, ठीक है, जर्मनी के बारे में, पोलैंड के बारे में, ठीक है, पोलैंड के बारे में, डेनमार्क के बारे में, ठीक है, डेनमार्क के बारे में, ठीक है। इस तरीके से जो है ना 2-4 और देश हैं, ठीक है, जिसके बारे में जो है ना हम लोग को पढ़ना है। तो आइए अब हम लोग जो है चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए बात कुछ ऐसी है कि आज पूरे विश्व का जो आधुनिक राजनीतिक है वो कहीं ना कहीं जो है ना राष्ट्रवाद की जीता जागता उदाहरण, राष्ट्रवाद का जीता जागता उदाहरण है, ठीक है। अब वो कैसे है, तो देखिए आज अगर कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर देशों में जो है ना वो लोकतंत्र ही है, ठीक है। कुछ देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है ना वो राष्ट्रवाद से ही आया है। तो देखिए अब हम लोग जो है ना यूरोप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, यूरोप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यूरोप के लोगों में ना राष्ट्रवाद की भावना, अब हम जो राष्ट्रवाद कह रहे हैं उस आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अगर देश में कुछ गलत हो रहा है तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यूरोप के लोगों में ना पुनः जागरण काल से ही, पुनः जागरण काल से, ठीक है, यूरोप के लोगों में ना पुनः जागरण काल से ही जो है ना राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी थी। यानी कहने का मतलब है कि उन लोग को जो है ना राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जगने लगी थी। वहाँ का जो राजा था, ठीक है, उस समय, यानी पुनः जागरण काल किसे कहते हैं, ठीक है, तो 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के बीच के समय को हम लोग क्या कहते हैं, पुनः जागरण काल कहते हैं। 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के बीच के समय को हम लोग क्या कहते हैं, पुनः जागरण काल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए उस समय से ही जो है ना लोगों के बीच में, लोगों के मन में जो है ना ऐसा आने लगा कि ये जो राजा है ना हम लोग के साथ गलत कर रहा है या फिर अन्याय कर रहा है, इसके विरुद्ध जो है आवाज़ लोग उठाने लगे। लेकिन उस समय का जो राजा होता था ना वो क्या करता था कि उनकी आवाज़ों को दबा देता था, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर वो लोग कोई आंदोलन करता था तो उसको जो है ना राजा दबा देता था, या फिर नेता को मार दिया तो आंदोलन ऐसे ही दब जाता था। लेकिन जब फ्रांस की क्रांति हुई ना तो और जनता की जीत हुई तो जो कह सकते हैं ना कि ये जो राष्ट्रवाद की भावना था ना वो एकदम विकराल रूप ले लिया, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि फ्रांस में तो हुआ ही, ठीक है, साथ ही साथ जो आसपास के देश थे, ठीक है, उसके जो अड़ोसी पड़ोसी देश थे वहाँ पर भी जो है ना पूरा जो है राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गया। अब ये फ्रांस की क्रांति क्या होता है, क्लास 9th में पढ़ना था, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि फ्रांस की क्रांति आखिर क्या था, ठीक है। तो देखिए 1789 ईस्वी में, ठीक है, सन 1789 ईस्वी में, ठीक है, फ्रांस का एक क्रूर शासक, बोल सकते हैं एकदम क्रूर शासक, एकदम निरंकुश शासक, ठीक है, एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था लुई 16वां, ठीक है, जिसका नाम क्या था, लुई 16वां। ये जो है ना एक नंबर का एकदम क्रूर और निरंकुश शासन था। यानी कहने का मतलब है इसको जो है जनता से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। ये जो है मतलब हमेशा जो है कभी दारू ये सब चक्कर में जो है ना हमेशा जो है दिन भर इसी सब में रहता था, ठीक है। इसको जो है जनता क्या कर रही है, भूख से तड़प रही है या फिर मर रही है, इससे कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। समझ सकते हैं किस लेवल का आदमी था, ठीक है। तो ये जो है एकदम समझिए कि एकदम निरंकुश शासक था, ठीक है। और इसकी जो एक पत्नी थी, ठीक है, जिसका नाम था मेरी अंतनयोत, ठीक है, मेरी अंतनयोत, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी एने ओने हो सकता है, ठीक है, समझिए कि मेरा हिंदी ICU में ही है, ठीक है। तो देखिए तो मेरी अंतनयोत, ठीक है, उसकी पत्नी, ये और जो ज़्यादा थी ना ये और क्रूर थी, ठीक है, इससे भी ज़्यादा ये क्रूर थी, ठीक है। तो समझ सकते हैं ये जो है लुई 16वां और उसकी पत्नी ये दोनों क्रूर थे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा लोगों के हाथों में सब। इस समय जो है ना राजतंत्र था ही, ठीक है, तो उसको जो डर ही नहीं था कि हमको जो है अच्छा काम नहीं करेंगे, जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो जनता जो है हमको हटा देगी, क्योंकि उस समय राजतंत्र था, ठीक है। वो जो है उसके पिताजी राजा थे, ठीक है, लुई 15वां ऐसे करके, ठीक है, उसका दादा लुई 14वां, ठीक है। इस तरह से राजा आते जा रहा था तो इसको भी लगा कि जनता के लिए नहीं भी करेंगे, और ऐसे भी वो जो है राजा का बेटा ही राजा बना था, ठीक है। तो इसको तो गरीब के बारे में उतना पता नहीं था, ठीक है। तो यह बात था, ठीक है। एक बार क्या होता है ना
कि यहाँ का जो फ्रांस का नेशनल असेंबली होता है जिसको बोलते हैं संसद, ठीक है, फ्रांस का नेशनल असेंबली रहता है जिसको कुछ बोलते हैं संसद, इसको जो है ना 3 भाग में बटा हुआ था, ठीक है। नेशनल असेंबली जो था वो 3 भाग में बटा हुआ था, ठीक है, इस तरह से 3 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। 3 जो है सदन था, ठीक है। इसमें नेशनल असेंबली में कितने सदन थे? 3 सदन थे, ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि यहाँ पे जो है राजा बैठता था, ठीक है। इसमें जो पहला सदन था वो था पादरी लोगों के लिए यानी पंडित लोगों के लिए, ठीक है। पादरी लोगों यानी वहाँ के जो पंडित होते थे, ठीक है, पादरी यानी पंडित, ठीक है, या फिर और दूसरा जो था सदन वो था कुलीन लोगों के लिए और व्यापारी लोगों के लिए, कुलीन और व्यापारी लोगों के लिए, और ठीक है व्यापारी, ठीक है, व्यापारी लोगों के लिए। और जो तीसरा सदन था वो था जनता के लिए, ठीक है। तीसरा जो सदन था वो किसके लिए था? जनता के लिए था, ठीक है। तो एक बार क्या होता है ना कि राजा जो था वो मतलब उपनिवेश बनाने के चक्कर में कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर लड़ाई झगड़ा करता रहता था। अब सिंपल सा बात है कि अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो वहाँ पे जो है पैसा की तो देश में कमी आवे करेगा, फाइनेंशियल क्राइसिस तो आवे करेगा, ठीक है। तो वही आया फ्रांस में, ठीक है। अब यहाँ पे राजा क्या किया कि ठीक है, अब राजा ना एक नियम लाया, ठीक है। राजा यहाँ पे एक नियम लाया। क्या नियम लाया कि ये जो प्रथम सदन है और द्वितीय सदन है, ये दोनों को कोई टैक्स नहीं देना है, कोई टैक्स नहीं देना है। जो टैक्स लगेगा वो खाली जो है ना तृतीय सदन पर लगेगा, ठीक है। कौन सदन पे लगेगा? तृतीय सदन पे। राजा जो है ना नियम लाया कि प्रथम सदन और द्वितीय सदन ये दोनों को टैक्स नहीं लगेगा। किसका लगेगा? तृतीय सदन जो है जनता का जो सदन है इस पे जो है ना टैक्स लगेगा, ठीक है। और ये विधेयक पास भी कर दिया। लुई 16वां ने ऐसा नियम पास किया तो ये जो तृतीय सदन के लोग थे, जो जनता के मतलब जो जनता के लोग थे, वो लोग जो है दम भड़क गए, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो है दोनों सदन को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ जो है तृतीय सदन को टैक्स देना पड़ेगा, ये तो गलत हो रहा है, ठीक है। तो वहीं पे जो है ना एक बगल में जो है एक टेनिस कोर्ट था, ठीक है। एक बगल में जो है ना एक टेनिस कोर्ट था, ठीक है। टेनिस कोर्ट का मतलब जहाँ टेनिस का मैदान था, ठीक है, जहाँ टेनिस होता है, ठीक है, उसको टेनिस का मैदान बोलते हैं, ठीक है, टेनिस कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो बगल में एक टेनिस कोर्ट था। ये लोग जो है वहाँ से सदन से उठे और टेनिस कोर्ट में जा करके जो है राजा के खिलाफ जो है आंदोलन करने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, राजा जो है मतलब जो है वहाँ का जो राजा था, राजा जो है कैसे लगा सकता है, जो है तृतीय सदन पर सिर्फ कैसे टैक्स लगा सकता है, ठीक है। इस तरह से जो है आंदोलन करने लगे कि इस राजा जो है राजा खराब है, इस तरह से जो है राजा मतलब समझ सकते हैं, इस तरह से जो है आंदोलन करने लगे, ठीक है। अब जब इस बात को जब लुई 16वां को पता चला, जब ये बात जो है लुई 16वां को पता चला तो उसने पता है क्या किया? उसने जो है ना इस तृतीय सदन को ही भंग कर दिया। ये जो है तृतीय सदन को ही भंग कर दिया, ठीक है, तृतीय सदन को भंग कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना एक जेल था, ठीक है, इसी से सटे हुए एक जेल था जिसका नाम था वास्तिल दुर्ग, वास्तिल दुर्ग। तो जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उस सब को टांग करके इसमें जो है बंद कर दिया। वास्तिल दुर्ग में जो है ना सबको टांग करके बंद कर दिया, यानी सबको समझिए कि जेल में बंद कर दिया, जो लोग जो है आंदोलन कर रहे थे। किसके लिए? कि जनता को सिर्फ टैक्स मतलब सिर्फ जो है जनता टैक्स नहीं देगी, ये लोग भी टैक्स देगा, इसके लिए जो है लोग आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। तो ये लोग को क्या किया लुई 16वां, इस सब को जो है ना जेल में बंद कर दिया, ठीक है। अब जो है फ्रांस की जो जनता थी, ठीक है, वो लोग भड़क गई, कह रहे ये क्या बात हुआ, जब हम लोग जो हम एक तो हम लोग पे टैक्स ले रहे हैं, दूसरी बात जो है हम लोग का जो आदमी है वो जब आवाज़ उठाया तो उसको जो है आप लोग जेल में बंद कर दिए, ठीक है। इसके बाद जो है ना फ्रांस की सारी जनता मिल करके और ये जो वास्तिल दुर्ग में बंद किया था, ठीक है, इसको जो है तोड़ दी, ठीक है, इसको जो है तोड़ दिया, ठीक है। और जब तोड़ा तो ये जो है वास्तिल दुर्ग जो था ये निरंकुशता का प्रतीक था, निरंकुशता का, समझिए कि एक तरह से निरंकुशता का प्रतीक था, ठीक है, प्रतीक था, निरंकुशता का प्रतीक था, ठीक है। तो इस वास्तिल दुर्ग को तोड़ दिया और उसके बाद में भाई राजा को दौड़ा दौड़ा के मारा, ठीक है। और उसके बाद में जो है गिलोटिन पर चढ़ा करके जो है ना फांसी दे दिया गया और राजा जो है वहाँ पे मर गया। तो सन 1793 ईस्वी में जो है ना, सन 1793 ईस्वी में जो है राजा को मार दिया गया, सन 1793 ईस्वी में राजा को मार दिया गया। इसमें जो है ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट गया था, ठीक है। वास्तिल दुर्ग को जो है ना वास्तिल दुर्ग जो निरंकुशता का प्रतीक था, ठीक है, उसको कब तोड़ा गया था? तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को जो वास्तिल दुर्ग को तोड़ा गया था, वो कब तोड़ा गया था? तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को तोड़ा गया था, ठीक है। तो देखिए अब जो था, अब फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां वो तो मारा गया,
ठीक है। अब जो है फ्रांस का क्या होगा, ठीक है। फ्रांस की जो सत्ता है अब वो किसके हाथों में आएगी, ठीक है। देखिए लुई 16वां कब मरा था, सन 1793 में, सन 1793 ईस्वी में, ठीक है। तो लुई 16वां के बाद जो सत्ता था ना वो जो है किसके हाथों में गया, तो एक जो है आतंकी संगठन था जिसका नाम था मैक्सिमिलिया करके ऐसे कुछ नाम था, ठीक है। उसके हाथों में जो है ना सत्ता चला गया, किसके हाथों में चला गया, आतंकी संगठन के हाथों में जो है ना, आतंकी संगठन के हाथों में सत्ता जो है वो चला गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है कि जब उसके हाथों में सत्ता गया ना तो उन्होंने हजारों लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया, समझ सकते हैं। उन्होंने जो है हजारों लोगों को मारा, हजारों लोगों को जो है फांसी पे चढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे दिन आने वाले थे, ठीक है। अब उसके बाद में जो है ना फ्रांस के राजनीतिक में सन 1799 ईस्वी में, उसके बाद जो है ना सन 1799 ईस्वी में, सन 1799 ईस्वी में, ठीक है, फ्रांस के राजनीति में, फ्रांस के राजनीतिक में एंट्री होता है किसका, नेपोलियन बोनापार्ट का, नेपोलियन बोनापार्ट का, नेपोलियन बोनापार्ट का। सन 1799 ईस्वी में एंट्री किसका होता है, नेपोलियन बोनापार्ट का। और वहाँ से जो है ना फ्रांस की कुछ चीज़ें बदली, ठीक है। जैसे पहले राजतंत्र था तो उसके बाद लोकतंत्र आया, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने लाया, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है ना हम लोग पूरा नेपोलियन के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। उन्होंने जो है नेपोलियन कौन था, ठीक है, वो जो है वो कौन कौन से काम किए, ठीक है, क्या क्या किए फ्रांस के लिए, ठीक है, कौन कौन से युद्ध किए, सारे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।